हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला पिछला वीडियो देख लिए होंगे और नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो पे जाइएगा। ये दूसरा वीडियो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्लास 10th के लिए। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है ये जानने से पहले ये जानिए कि ओम्स लॉ क्यों बनाया गया। ओम्स लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करेंट। वोल्टेज और करेंट के बीच में ओम्स लॉ एक रिलेशन देता है। इसके लिए पहले स्टेटमेंट इसका जान जाइए कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference PD applied across ends of the conductor। कोई कंडक्टर है, सपोज दिस वन इज सिंबल मैं बता चुका हूं कि ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। ये रेजिस्टेंस R है इसका, और इसमें करंट I फ्लो हो रही है। पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है। PD अप्लाइड इज V। देन बाय ओम्स लॉ क्या कहता है कि करंट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PD अप्लाइड। Current flowing through the conductor is directly proportional to the PD applied। अब I V के प्रोपोर्शनल है तो V will also be proportional to I। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमेशा एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो V becomes equal to I into R। R क्या है? R is a constant। R is a constant। क्या बोलते हैं उसे? कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये आपका ओम्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है V इज इक्वल्स टू IR। इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ कि ओम्स लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन PD अप्लाइड मतलब वोल्टेज एंड द करेंट। वोल्टेज और करंट के बीच रिलेशन बतलाता है ओम्स लॉ। क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर को अगर आप कांस्टेंट रख रहे हैं तो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द PD अप्लाइड अक्रॉस एंड्स ऑफ द कंडक्टर। इज इट क्लियर? यहाँ पे देखिए ये एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है। R के बारे में बताऊंगा मैं, रेजिस्टेंस के बारे में अभी आज ही बताऊंगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो A और B के बीच में PD अप्लाई कर दिया हमने V किसी सोर्स के द्वारा, जिसके द्वारा करंट फ्लो हो रहा है I। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V बिकम्स इक्वल टू I इंटू R। R क्या है? एक कांस्टेंट है जिसको कि हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए आपके NCERT बुक में एक एक्टिविटी दिया हुआ है। वो एक्टिविटी क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूँ कि क्या है एक्टिविटी। उसके लिए क्या किया गया है कि एक आपने रेजिस्टेंस ले लिया, ये देखिए ये एक आपने
रजिस्टर ले लिया जिसका कि रजिस्टेंस R है, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे एक आमीटर जोड़ दिया, आमीटर जोड़ दिया। आमीटर में प्लस माइनस सिंबल लगा होता है और इसके अक्रॉस आमीटर दूसरे जगह लगाइए, यहाँ वोल्ट मीटर लगाइए। आमीटर सीरीज में कहीं भी लगा सकते हैं, मान लीजिए यहाँ मैंने आमीटर लगा दिया, ये प्लस है ये माइनस है और इसके अक्रॉस R को नीचे लिख दीजिए, इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये हमारा टॉपिक रहेगा अभी एक दिन का कि भाई वोल्ट मीटर कनेक्ट कैसे करेंगे। एंड दिस वन इज द अमीटर। और इनको क्या करना है आपको कि सेल्स से जोड़ देना है। ये नंबर ऑफ सेल्स लगा दीजिए, बहुत सारे सेल्स, ये बहुत सारे सेल्स लगा दिया मैंने। ये सेल्स लगा दिया और इसका कनेक्शन देने के लिए हम ये व्यवस्था करेंगे। जरूरत के हिसाब से कितने भी सेल्स को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब आपने यहाँ पर सेल्स लगा दिया, यहाँ पर R के क्रॉस ये वोल्ट मीटर आपको रीडिंग देगा किस चीज़ का, PD अक्रॉस द रजिस्टर, और ये करंट का वैल्यू बतलाएगा कि इसमें से कितना करंट आ रहा है, ठीक है। तो इसको आपको एक बार में देखकर मान लीजिए आपने पहला सेल कनेक्ट करना है, तो पहला अभी इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ कि बारी बारी से कनेक्ट करेंगे। ये एक सेल हो गया, इसको भी डॉटेड ही बना देते हैं। जब ये पहला सेल को कनेक्ट करेंगे तो एक टेबल बनाएंगे हम, इस टेबल में दोनों की रीडिंग लिखेंगे, इसकी V की और I। यहाँ पर V लिखा, यहाँ पर I। तो वोल्ट मीटर से जो रीडिंग आएगा V1 और आमीटर से जो रीडिंग आएगा I1। अब क्या करें, आप यहाँ से दो सेल ले लें, यहाँ से दो सेल ले लें, इसको कनेक्ट कर लीजिए आप। अब इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, अप्लाइड वोल्टेज बदल जाएगा, तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज बदल जाएगा, लेकिन V1 करंट भी बदलेगा, V2 इसको V2 कीजिए एंड करंट इज I2। सिमिलरली थर्ड सेल को आप कनेक्ट कीजिएगा, यदि अब 3 सेल्स हैं तो अप्लाइड वोल्टेज क्या होगा, और अधिक हो जाएगा, तो यू विल गेट वोल्ट मीटर की रीडिंग बदलेगी, लेकिन V3 एंड इसमें जब करंट की रीडिंग आएगी I3। इसी तरह से जब आप यहाँ कनेक्ट करिएगा तो यू विल गेट V4 I4। इसी तरह से अगर आप पांचों सेल को ले लीजिएगा, यहाँ से सारे सेल्स को ले लिया आपने, तो यू विल गेट V5 एंड I। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपने ये रीडिंग ले लिया, अब आपको ग्राफ पेपर लेना है। ग्राफ पेपर पर यू हैव टू प्लॉट ग्राफ बिटवीन V एंड I। देखो V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो R इज इक्वल्स टू V/I होगा। तो यहाँ पर हम वोल्टेज ले रहे हैं और यहाँ पर हम करंट ले रहे हैं, ये ओरिजिन, ठीक है। अब आप यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे, आप करंट और वोल्टेज का मार्किंग कर लेंगे जैसा आपके टेबल में होगा उसके हिसाब से। अब मान लीजिए कि आपने पहला पॉइंट लिया V1 I1, यू गेट इट हियर, V2 I2 यू गेट इट हियर, V3 I3 यू गेट इट हियर, V4 I4 गेट इट हियर, V5 ये है V1 I1। पहले I1 लिखेंगे, x एक्सिस पर लिए हैं I1 V1, यहाँ पर लिखेंगे I2 V2, यहाँ पर लिखेंगे I3 V3, यहाँ पर लिखेंगे I4 V4, यहाँ पर लिखेंगे I5 V5। अब इनको क्या करेंगे आप कि आपस में ज्वाइन कर देंगे, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन।
you will get a straight line. अब ये स्ट्रेट लाइन आने का मतलब क्या है कि जो v है I के प्रोपोर्शनल है। अब मान लीजिए ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन आना शो करता है कि v इज प्रोपोर्शनल टू I। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, ऊपर क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, तो v इज इक्वल्स टू IR। यही प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा करके आप लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू IR। अब R क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जो स्ट्रेट लाइन मिला है इसका जो स्लोप है, द स्लोप यहाँ लिख देता हूँ, द स्लोप ऑफ VI ग्राफ gives resistance, ठीक है। अब कहीं का स्लोप निकालना है तो स्लोप इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। देखिए यहाँ से आप ड्रॉप कर दीजिए, तो ये क्या होगा, ये दिस लेंथ विल बी V3 एंड दिस लेंथ विल बी I3। तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप विल बी इक्वल टू V3 अपॉन I3 इज इक्वल्स टू R। स्लोप क्या बताएगा, R। अगर मान लीजिए अब आप ये देखिएगा यहाँ से भी V1 बटे I1, V2 बटे I2 या दिस कोई सा भी आप ले सकते हैं और उसका जो रेशियो मिलेगा मतलब वो स्लोप होगा और उस स्लोप को बोलेंगे रेजिस्टेंस। ये जरूर ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि कोई ऐसा ग्राफ आपको ड्रॉ किया गया है, ये ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे आपने I लिया हुआ है y एक्सिस पर और इस पर v लिया है और ग्राफ आपको ऐसे आ गया, तो अगर v इज प्रोपोर्शनल टू I, बट यहाँ पर जो स्लोप होगा, स्लोप विल बी इक्वल टू I बटे में v होगा और ये r नहीं बतलाएगा, दिस विल बी 1 अपॉन r, दिस विल बी 1 अपॉन r। तो ये ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, आप लैब में भी इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ ओम्स लॉ का हो गया। अब हम लोग आएंगे कहाँ पे, रेजिस्टेंस। वो भी इसी का पार्ट है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा, हम रोकने का टाइम नहीं दे रहे हैं क्योंकि वीडियो को हम चाह रहे हैं कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कंप्लीट कर पाऊँ मैं, ठीक है। आपको ज़रूरत होगी पॉज करके बैक आके दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या होता है रेजिस्टेंस, हम बताने जा रहे हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है और अलग अलग कंडक्टर का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, ध्यान दीजिएगा, जिसके द्वारा ये चार्ज के फ्लो का अपोज करता है, यानी करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर का अपोज करता है। लिखो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर by virtue of which का मतलब एक फ्रेज है के द्वारा, by virtue of which it opposes the flow of charge। फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं, करंट। ब्रैकेट में लिख लीजिए फ्लो ऑफ चार्ज मतलब करंट थ्रू इट, थ्रू। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा ये चार्ज के फ्लो का मतलब करंट का अपोज करता है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। And its SI unit is ohm, OHM। अभी देखो V इज इक्वल्स टू IR लिखा था तुमने,
V इज इक्वल्स टू आई आर लिखा था, तो R इज इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन I। V का SI यूनिट क्या बताया था, वोल्ट, और I का एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर इज कॉल्ड ओम। इसका जो सिंबल होता है वो सिंबल ऐसा होता है, क्या, ठीक है, हैट बोलते हैं इसको, ये ऐसा सिंबल होता है ओम का, ठीक है। तो आपको रेजिस्टेंस के बारे में इतनी चीज, अब रेजिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, तो हेडिंग लगाइए, फैक्टर्स ऑन विच resistance of a conductor depends, किस किस फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो पहला लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। जब लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the length of conductor। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, अगर लेंथ L है और रेजिस्टेंस R है, तो लेंथ 2L अगर आप कर देंगे तो रेजिस्टेंस विल बी 2R, रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। लेंथ हाफ कर देंगे, L/2 कर देंगे तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। लेंथ ट्रिपल कर देंगे, 3L कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी 3R हो जाएगा। समझ में आया? इसको एक एग्जांपल के तौर पर देखो, इसका एक एग्जांपल लेकर के मैं बताता हूँ। एक वायर, एक रेजिस्टेंस वायर है जिसका रेजिस्टेंस मान 3 हो, ये वायर, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 3। अब इसका डबल कर दिया, इसका लेंथ मान लो 2 मीटर था, अब नाउ इट इज 4 मीटर, तो रेजिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा, 6 ओम। सिंपल, ठीक है। लेंथ हाफ कर देते हैं, कितना, 1 मीटर, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका, 3/2 मतलब 1.5, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दूसरा पॉइंट में आप डालिएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब समझिए, जैसे ये एक वायर है, ये एक वायर है, अब ये वायर है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या होता है, ये यहाँ से कट मारिए, लेंथ के परपेंडिकुलर जो एरिया होगा दैट विल बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जनरली वायर सिलेंड्रिकल शेप में आते हैं, तो क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, सर्कुलर, और इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। जनरली डायमीटर दिया हुआ रहता है, तो पाई रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो पाई d²/4, ये आप एरिया निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर कैसे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज inversely proportional to area
ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कैसे? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मतलब एक ही मटेरियल का एक ही लेंथ का वायर है, एक थिन वायर है और एक थिक वायर है। तो थिन वायर है मोर रेजिस्टेंस, थिक वायर है लेस रेजिस्टेंस। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो ओवरहेड केबल्स होते हैं, ठीक है, हाई टेंशन वाले, वो मोटे मोटे केबल्स होते हैं, मोटे मोटे वायर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके रेजिस्टेंस को हमें कम करना होता है। कम रेजिस्टेंस रखेंगे तो क्या होता है? एनर्जी का लॉस कम होता है। ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए। जैसे ये एरिया है ए, रेजिस्टेंस है आर, एरिया ए पर रेजिस्टेंस कितना है? आर। एरिया 2a हो जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R/2 हो जाएगा। एरिया 4a हो जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R/4 हो जाएगा। एग्जांपल ले लीजिए, एक वायर है जिसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, रेजिस्टेंस मान लीजिए उसका 4 है। तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर रेजिस्टेंस कितना होगा? 4/2 यानी 2 ओम हो जाएगा। और 4 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिएगा यानी 4 गुना हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बिकम्स 1/4 यानी 4/4 यानी 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तीसरा होता है रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। तीसरा किस चीज पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। थर्ड जो होता है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल दैट इज डिनोटेड बाय रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी करते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। इसके बारे में अभी आ रहे हैं, वापस चर्चा करेंगे। चौथा नंबर पर डिपेंड करता है टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस घटता है कंडक्टर्स का। लेकिन कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जैसे सेमीकंडक्टर्स जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है। तो वैसे कंडक्टर्स को बोलते हैं कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उसके लिए टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू राइज, टू चेंज इन टेम्परेचर। राइज होगा तो जब अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। और टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। चेंज इन टेम्परेचर ये आपको नहीं पढ़ना है, ये क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, लेकिन आप जान जाइए। ठीक है, तो अब बच्चा इन जितने भी चीज़ों को मैंने बताया कि रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, इन सभी चीज़ों को कंबाइन करके हम रेजिस्टेंस निकालने का एक आपको फॉर्मूला देंगे। कैसे? अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आप एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेकिन रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बट अगर रेडियस दिया हुआ रहे तो रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों? क्योंकि एरिया πr स्क्वायर होता है। तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस का स्क्वायर, या आप ये भी कह सकते हैं डायमीटर का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे रेडियस को आप डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, डायमीटर को डबल करेंगे तो भी रेजिस्टेंस 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये आपका था रेजिस्टेंस। अब इन सब चीज़ों को मिलाते हैं तो पहला आपने क्या बोला था? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दूसरा बोला था R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया।
और तीसरा क्या बोला था, नेचर। तो नेचर ही रेसिस्टिविटी हो जाता है। इन दोनों को कंबाइन करने से रो एल बाई, ये फॉर्मूला हो गया आपको क्या, रेजिस्टेंस पता कर देगा। रो क्या है, रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, ठीक है, इसको रो से डिनोट करते हैं। अब इसका डेफिनेशन क्या है रेसिस्टिविटी का, बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह ही डेफिनेशन है इसका, लिख लीजिए रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन। रेसिस्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टिविटी द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, नॉट कंडक्टर, मटेरियल। जैसे कॉपर की रेसिस्टिविटी फिक्स है, कॉपर इज ए मटेरियल, कॉपर की रेसिस्टिविटी फिक्स है, सिल्वर की रेसिस्टिविटी फिक्स है, समझ में आया। इसी तरह से माइका की रेसिस्टिविटी फिक्स है। रेसिस्टिविटी लेंथ पर, एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। रेसिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, ओनली ऑन टेम्परेचर। तो रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ which it opposes the flow of charge through it, ये चारों थ्रू इट। बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है कि रेसिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर, एरिया पर, टेम्परेचर पर, नन ऑफ दीज। तो आप क्या लिखेंगे, टेम्परेचर पर, लेंथ और एरिया पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। ऑब्वियस है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट इज क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट इज ओम मीटर, ठीक है। तो ये आपका हो गया रेसिस्टिविटी। इट डिपेंड्स, ये भी लिखी लो आप, इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ के बारे में हो गया, ओम्स लॉ की एक्टिविटी हो गई कि ओम्स लॉ को वेरीफाई कैसे करेंगे। रेजिस्टेंस आपको बता दिया, रेजिस्टेंस किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी बता दिया, रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। इतना चीज़ों को आज आप कंप्लीट करिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स करेंगे, ठीक है। और आप लोग को पता है, जब वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कीजिए, हमारा उत्साह बढ़ना चाहिए, ठीक है, कि मैं अच्छा बना रहा हूँ, बच्चों को बेनिफिट हो रहा है, इतना तो कम से कम हमारा हक बनता है, ठीक है। तो आप वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, जरूर से जरूर लाइक करिए, ठीक है। और कमेंट में अपना प्रॉब्लम जरूर लिखिए, ठीक है। आप लोग केवल मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, सर बहुत अच्छा बनाया, ठीक है, बहुत नाइस वीडियो है, आपने हमें ये किया, ठीक है। तो ठीक है, अच्छी बात है, उसको भी सुन करके मुझे खुशी होती है। बट आपको कहीं से कोई दिक्कत हो रहा है तो आप जरूर बताइएगा। न्यूमेरिकल्स की जहाँ तक बात है तो ये चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड है। न्यूमेरिकल्स मैं पूरे थ्योरी कराने के बाद न्यूमेरिकल्स का अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। 10th क्लास में चूँकि न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत लंबा समय नहीं लगना है, छोटा न्यूमेरिकल्स होता है, तो हम न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।